हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि थर्ड चैप्टर का रिवीजन चल रहा है तो उसी के क्वेश्चन आंसर्स आज के सेशन में भी हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए। तो थर्ड चैप्टर आपका फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, यानी कि वो जो आपने फाइबर कहीं से लिया था, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर प्राकृतिक रेशो की बात की तो आपने मेनली आपने कपास की बात की और जूट की बात की है यहाँ पे। तो वो दोनों आपके कहाँ से आए थे? पौधों से आए थे। तो पौधों से आपने वो जो रेशा प्राप्त किया है, वो रेशे से लेकर और कपड़ा जब उससे बनाया गया वहां तक की पूरी जर्नी हमने तय की थी, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके टॉपिक से बनेंगे, उनके बारे में बात होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज फैब्रिक? अगर क्वेश्चन आता है कपड़ा क्या है या कपड़ा क्या होता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो कपड़ा क्या होता है? एक बुना हुआ पदार्थ होता है, यानी बुनाई करके, और इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन होती है? रेशा, जिसको आप तंतु भी कहते हैं, यानी फाइबर होता है। यानी कि अगर कपड़े को खोलते जाएंगे तो लास्ट में आपको सबसे छोटी इकाई मिलेगी जो कि रेशा होगा। ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं? कोई भी कपड़ा धागे से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी धागों की आपस में बुनाई की जाती है, उसके बाद आपका कपड़ा बनता है। ओके, तो ये पूरा किसके बारे में हो गया? फैब्रिक के बारे में हो गया। कपड़े का अर्थ है एक बुना हुआ पदार्थ, एक कपड़ा यानी सामग्री जो बुने हुए कपड़े जैसा दिखता है। कपड़ा सूत यानी कि धागे से बना होता है। कपड़े बुनाई और बुनाई के रूप में जानी जाने वाली दो मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बुनाई और बुनाई के समान दूसरा क्या है? एक विविंग है, एक निटिंग है, यानी बुनाई के दो प्रकार हैं। अब विविंग और निटिंग हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आपका बुनाई ही आता है दोनों को, क्योंकि वो दोनों बुनाई के ही प्रकार है। विविंग में बस आपको ध्यान रखना है दो प्रकार के धागे लगेंगे, और निटिंग में आपका एक प्रकार का धागा लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज अवर टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड्स? किस प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं या हमारा जो पहनावा है, हमारे जो वस्त्र है, वो किन कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो किस कारक पर निर्भर करेंगे? हमारे क्लाइमेट पे, यानी हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, हमारे क्षेत्र का मौसम कैसा है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे अभी सर्दियां हैं, हल्की सर्दियां हैं, तो आप कैसे पहन रहे हो? गर्म कपड़े पहन रहे हैं। वहीं पर जिस क्षेत्र में इस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, वहां हल्के कपड़े पहने जाएंगे या कॉटन के कपड़े पहने जाएंगे। ठीक है, बरसात में आप और हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि वो जल्द, क्योंकि सूखते नहीं है बरसात में कपड़े ना, भारी कपड़े होंगे तो वो सूखेंगे नहीं, इसलिए हल्के कपड़े। और आप क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन, मेरा व्यवसाय क्या है, उस पर मेरा पहनावा डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे व्यवसाय के अनुसार मेरा पहनावा बदलेगा। मेरी आमदनी, मेरी इनकम कितनी है, उसके आधार पर भी मेरी क्लोथिंग डिपेंड करेगी। यानी अगर मेरी इनकम बहुत अच्छी है तो मैं बहुत अच्छे या महंगे प्रकार के कपड़े पहनूंगी। ठीक है, मेरी इनकम बहुत कम है तो मैं उसी प्रकार के कपड़े पहनूंगी। यानी इनकम पर, आपकी आय पर भी निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, और एज पर डिपेंड करता है। एज के अकॉर्डिंग में हमारा पहनावा क्या होता है? चेंज होता है ना। आयु आपकी कैसी है? जैसे छोटा बच्चा है, उसको बहुत ज्यादा कपड़े पहनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कवर करके रखा जाता है, और सॉफ्ट फैब्रिक के, यानी कि जो कोमल फैब्रिक होता है, उसके कपड़े उसको पहनाए जाते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अभी वो वयस्क हो गया है, अब अडल्ट है सपोज आपका, तो वो हम अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, फिर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। फिर वृद्धावस्था तक जाते जाते कंफर्ट जोन हमको चाहिए होता है, यानी कि हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए जिनमें हम आसानी महसूस कर सके, कोई भी कार्य कर सके। और आपका जॉब क्या है, यानी कार्य क्या कर रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग भी आपका पहनावा चेंज होगा। जैसे कि कुछ जॉब में आपका पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है। ठीक है, या फिर जैसे एथलीट्स होते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? हल्के कपड़े, स्ट्रेचेबल कपड़े पहनते हैं, ताकि उनको कि अनकंफर्ट फील ना हो जब भी वो भाग दौड़ करे या खेले, जो भी उनका स्पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से, और किस चीज पर निर्भर करेगा? कल्चर पर डिपेंड करता है। संस्कृति क्या है, जैसे भारत में आपको अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है, तो आपको पहनावा भी अलग अलग प्रकार का दिखता है। नॉर्थ का पहनावा कुछ अलग है, अगर कश्मीर साइड जाते हैं तो आपको अलग कपड़े दिखते हैं। अगर आप राजस्थान की साइड जाते हैं तो वहां का कल्चर अलग है, वहां का पहनावा अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, ठीक है, उस साइड का पहनावा आपको अलग दिखता है। ठीक है, इसके अलावा आप साउथ में अगर जाते हो, वहां का पहनावा अलग है। तो कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि क्लोथिंग किस प्रकार की होगी। ओके, तो ये सारे कारक हैं जिन पर भी किसी भी व्यक्ति का जो पहनावा है या उसके कपड़े हैं वो निर्भर करते हैं। इसके अलावा डेली की नीड क्या है, यानी प्रतिदिन की आवश्यकता क्या है, उस पर भी निर्भर करता है कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट है, आपको डेली स्कूल आना है, तो आप एक यूनिफॉर्म में आते हैं।
ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों है? आप सभी क्योंकि इक्वल हो, एक समान हो, समानता प्रदर्शित करने के लिए, एक कक्षा के बच्चे हैं, एक विद्यालय के बच्चे हैं, तो आप सभी एक समान हो सभी की नजरों में, इसीलिए आपको एक समान यूनिफॉर्म दी गई है। तो वो आपका पहनावा है, वो किसके अकॉर्डिंग है? वो आपके, क्योंकि आप किस रोल में हो, अभी स्टूडेंट के रोल में हो, तो वो रोल के लिए आपको वो यूनिफॉर्म मिली है। जब भी आप घर जाते हैं तभी आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, घर पे आप अपने इच्छा के अनुसार कपड़े पहनते। तो कपड़ों का जो टाइप है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें आपके कुछ मेन है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, यानी कि मौसम पर निर्भर करेगा, ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है उस पर निर्भर करेगा, कल्चर संस्कृति क्या है उस पर निर्भर करेगा, और डेली की नीड क्या है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है। वाई आर कॉटन एंड वुलन क्लोथ रफ एंड सिल्क रेयन नायलॉन पॉलिस्टर आर स्मूथ टू टच। ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि कॉटन और वुलन यानी सूती और ऊनी कपड़े जो हैं वो आपको खुरदुरे प्रतीत होते हैं अगर आप उनको टच करते हैं, लेकिन वहीं पर सिल्क रेयन नायलॉन पॉलिस्टर के कपड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। क्यों? इसलिए होते हैं क्योंकि कॉटन और वुलन के जो क्लोथ बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, वो किस तरह से बने? जैसे आपने कॉटन देखा है, हमने कहा बीज के अंदर क्या लग रहा है? फाइबर लग रहा है, तो वो बहुत छोटा है। अब कपड़े में जो धागा लगाया जाता है वो आपको बहुत लंबा दिखता है, तो उस छोटे छोटे धागे को, जो छोटे छोटे रेशे हैं, उनको आपस में लपेट करके लंबा रेशा बनाया जाएगा, फिर उससे धागा बनेगा। तो जब छोटे छोटे रेशों से लंबा रेशा बनेगा तो उस समय पे क्या होगा? वहां पर कई सारे फोल्ड्स आएंगे। ठीक है। फोल्ड आ गए हैं कई। इसके अलावा जो उनकी सतह होगी वो कैसी हो जाएगी? अनइवन हो जाएगी, यानी कि कैसे हो जाएगी? आपकी असमतल सतह हो जाएगी। सेम किस में होगा? वुलन में। अब हेयर्स कितने? बहुत छोटे छोटे साइज के होंगे। उसके बाद उनको क्या किया जाएगा? जब उनका लंबा रेशा बनाया जाएगा तो छोटे छोटे रेशों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसमें भी क्या होगा? असमतल सतहें बनेंगी, जिसके कारण क्या होता है कि जब आप वुलन के या फिर कॉटन के कपड़ों को टच करते हैं तो आपको वो खुरदुरे प्रतीत होते हैं। ठीक है। आप किसमें? सिल्क रेयन नायलॉन पॉलिस्टर की बात करेंगे तो इनमें कुछ रेशे आपके कैसे हैं? सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक फाइबर एक ही लंबा फाइबर आएगा। ठीक है। सिल्क की बात करेंगे, वो भी बहुत लंबा फाइबर बनता है वहां पे। तो उनमें अनइवन जो सरफेस है यानी असमतल सतहें नहीं बनेंगी। बार बार आप क्या कह सकते हो कि जैसे जॉइंट नहीं आ रहा है या जोड़ नहीं आ रहा है। ठीक है। और साथ ही फाइन फाइबर उनका होता है, बहुत अच्छा रेशा होता है, बारीक। तो इस वजह से वो कैसा है? टच करने पर हमें स्मूथ फील हो रहा है। ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। रफनेस ऑफ कॉटन एंड वुलन फाइबर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैनी फोल्ड्स, क्योंकि बहुत सारे फोल्ड आ रहे हैं, एंड अनइवन सरफेस इन इट। Silk, rayon, nylon and polyester are smooth because they have long, plain, fine structure. Okay? सूती और ऊनी कपड़े खुरदुरे और रेशमी रेयन नायलॉन पॉलिस्टर छूने में चिकने होते हैं। क्यों? कपास और ऊनी रेशों का खुरदरापन उनमें या उसमें कई परतों और असमतल सतहों की उपस्थिति के कारण होता है। रेशम, रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर चिकने होते हैं क्योंकि उनकी लंबी, सादा और बारीक संरचना होती। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स इनटू नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर। कॉटन, नायलॉन, जूट, वूल, सिल्क, रेयन, पॉलिस्टर। तो आपको क्या करना है? वर्गीकृत करना है नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशों में। तो प्राकृतिक रेशा कपास, जूट, ऊन, रेशम, ये प्राकृतिक रेशे के प्रकार है। वहीं मानव निर्मित रेशे में आपका नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर आता है, इनमें से जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा भी रेशे होते हैं, पर आपको जितने यहाँ पर दिए गए हैं उनको आपको क्लासिफाई करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर वूल इज ऑब्टेन। वूल को, ऊन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ऊन को भेड़ या बकरी की फ्लीस जो होती है यानी बालों से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। व्हेन वी बर्न वूल वाई डू वी गेट द स्मेल ऑफ हेयर बर्न। ठीक है। जब भी हम ऊन को जलाते हैं तो हमें बालों के जलने की गंध क्यों आती है? क्योंकि ऊन जो बन रहा है वो जानवरों के बालों से ही बन रहा है, तो इनडायरेक्टली आप क्या कहेंगे कि बाल ही जल रहे हैं, तो स्मेल कैसी आएगी? बालों के जलने के समान ही आएगी। ठीक है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप, गोट, याक एक्सेट्रा। दिस इज द रीजन वाई बर्निंग ऑफ वूल गिव्स स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। ओके। भेड़, बकरी, याक आदि की ऊन या बाल से ऊन प्राप्त होती है, यही कारण है कि ऊन के जलने से बालों के जलने जैसी गंध आती है। ओके। नेम द प्लांट फ्रॉम विच जूट इज ऑब्टेन्ड।
फ्रॉम विच ऑफ इट्स पार्ट डू वी गेट जूट, ठीक है, जूट के कौन से पार्ट से जूट को प्राप्त किया जाता है और कौन से प्लांट से, किस पादप से प्राप्त किया जा रहा है और पौधे के किस भाग से जूट का रेशा प्राप्त किया जा रहा है। तो जूट पटसन से प्राप्त होता है, और जब पार्ट की बात करेंगे या भाग की बात करेंगे कि पौधे के पूरे किस भाग से रेशा प्राप्त किया जा रहा है, तो आपने पढ़ा है कि उसकी स्टेम से यानी कि तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। विच पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव फाइबर्स, इन ये जो प्लांट्स आपको दिए गए हैं इनमें कौन सा पार्ट है जिससे रेशे को प्राप्त किया जाएगा। तो कॉटन बीज में होता है, मैंगो के भी सीड में यानी बीज में आपको रेशा बनता हुआ दिखता है, कोकोनट का जो फ्रूट होता है फल उसमें आपका रेशा बनता है, वही बनाना जो केला होता है उसकी लीफ से आप रेशे को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द कंट्री विच इन्वेंटेड कॉटन क्लोथिंग, कौन सा देश है जिसने सूती वस्त्रों का आविष्कार किया। तो भारत का नाम हम लोग देखते हैं, इंडिया। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कॉटन इज ग्रोन, कॉटन कहाँ कहाँ ग्रोन की जाती है, उगाई जाती है, कपास कहाँ कहाँ उगाई जाती है भारत में। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, यहाँ सभी जगह कपास को अच्छे से उगाया जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जूट इज कल्टिवेटेड, जूट का कल्टीवेशन कहाँ होता है इंडिया में। तो आपने पढ़ा है वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सब जगह भारत में जूट की खेती की जाती है। ओके, विच मेथड इज यूज टू हार्वेस्ट कॉटन फ्रॉम द प्लांट्स, जो कॉटन का प्लांट होता है, कपास का पौधा होता है, उससे कपास को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो हाथ से चुन करके अलग किया जाता है, तो हैंड पिकिंग उसे कहा जाता है, या हस्त चयन उसे बोलते हैं, या हाथों से उठाना। ओके, व्हाट इज गिनिंग, गिनिंग क्या है। तो गिनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, कपास जो हैंड पिक कर ली गई है उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, कपास के रेशे को उसके बीज से अलग किया जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है, गिनिंग कहा जाता है। ओके, गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम इट्स सीड, उटाई से कहा जाता है, उटाई कपास के रेशों को उसके बीजों से अलग करने की एक प्रक्रिया है। ओके, वॉट आर बेल्स, बेल्स क्या होती हैं, गांठें क्या होती है, जो उटाई हो गई है कपास की यानी बीज से रेशे को अलग कर लिया गया है, अब उस कच्चे रेशे का क्या किया जाएगा, बंडल बनाया जाएगा, यानी गट्ठर आप बोल सकते हैं। तो 200 किलोग्राम का एक बंडल बनता है, और उस 200 किलोग्राम के बंडल को ही बेल कहा जाता है या बेल्स कहा जाता है। ओके, रॉ कॉटन फाइबर आर कंप्रेस्ड इनटू बंडल्स ऑफ approximately 200 kg, these compressed cotton bundles are called bales. ओके, गांठें क्या होती हैं, कच्चे कपास के रेशों को लगभग 200 किलोग्राम के बंडलों में संकुचित किया जाता है, इन संकुचित कपास के बंडलों को गांठें कहा जाता है। ओके, विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कौन से प्रकार की मृदा सबसे अच्छी होती है कपास की खेती के लिए। तो काली मृदा या ब्लैक सॉइल की बात आप यहाँ पर करते हैं कि जो बहुत अच्छी होती है किसके लिए, कपास की खेती के लिए। ओके, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर जूट क्रॉप, जूट क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है। तो आप बोलते हो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा रीजन है, डेल्टा वाले क्षेत्र हैं, वहां की जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है जूट की फसल के लिए। ओके, इन विच सीजन जूट इज कल्टिवेटेड, तो वर्षा ऋतु में जूट का कल्टीवेशन या उत्पादन किया जाता है या उसको उगाया जाता है। ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन, कॉटन के क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यानी वस्त्र निर्माण के लिए कॉटन का उपयोग किया जाता है, वहीं पर उसके बाद अनस्पन कॉटन, जो कि क्या कैसी है, अनस्पन का मतलब जिससे धागा नहीं बनाया गया, या आप क्या कह रहे हैं कि कॉटन आपने खेत से ली, उसके बाद क्या किया, उसकी गिनिंग हुई, उससे बीज को अलग किया गया और उसकी बेल्स बनी, और बेल्स बनने के बाद डायरेक्ट आप उस अनस्पन कॉटन से क्या कर रहे हैं, रजाई गद्दे तक के यानी कि मैट्रेस हो गया, क्विल्ट्स हो गए, पिलोज हो गए, ये सब क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये भी इसका एक उपयोग हो गया। इसके अलावा जो साफ वाली रुई होती है उसका उपयोग हॉस्पिटल्स में किया जाता है, किसके लिए, एब्जॉर्बेंट के रूप में, यानी कि एक बहुत अच्छा अवशोषक होता है कॉटन आपका, तो रुई के रूप में, ठीक है, जैसे कि सर्जरी हो रही है उसमें रुई का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कहीं पर कट लग गया है, कोई भी मार्क आ गया है, या फिर आप क्या कहते हैं वूंड हो गया है कहीं पर, तो आप क्या करते हैं उसको साफ करने के लिए उस कॉटन का उपयोग करते हो। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि हम कह रहे हैं कि उसकी अब्जॉर्प्शन टेंडेंसी बहुत अच्छी है या पानी को वो बहुत अच्छे से सोखता है, तो वो बहुत सारे उसके एब्जॉर्बेंट या अवशोषक या शोषक भी बनते हैं, जैसे कि आप क्या कहते हैं मॉप हो गया, पोछा हो गया, या फिर कॉटन का उपयोग भी कई जगह अलग अलग प्रकार से लिक्विड को सोखने के लिए किया जाता है, जैसे बहुत सारे नैपकिन्स बनते हैं या फिर आपके पैड्स वगैरह बनते हैं, तो ये सारे किससे बन रहे हैं, कॉटन से बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखते हैं
कि कॉटन का उपयोग जो है वो कई जगह पर होता है, ठीक है। जैसे आप पेपर इंडस्ट्री में उसका उपयोग देखते हैं या रेयन का उत्पादन करने के लिए उसका उपयोग देखते हैं, तो कॉटन का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो ये इनमें से कुछ उपयोग है। इसके अलावा एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन, ठीक है। तो कॉटन को जब आप क्या कह रहे हो कि कॉटन फाइबर तैयार हो गया है प्लांट में, वहां से लेकर फाइबर से लेकर फैब्रिक बनाने तक की सारे स्टेप्स आपने बताने हैं। तो हाथ से चुन करके सबसे पहले कॉटन को अलग करेंगे प्लांट से, फिर गिनिंग होगी जहां पर बीज को अलग किया जाएगा, फिर बेल्स बनाई जाएंगी, गांठें बनेंगी, फिर रॉ कॉटन बेल्स को क्लीन किया जाएगा और उससे बहुत सारे जो अनडिजायरेबल चीजें उसमें हैं उनको अलग किया जाएगा। इसके अलावा स्पिनिंग होगी उसके बाद, यानी कि कताई की जाएगी जिससे धागों का निर्माण होगा। फिर उन धागों को क्या किया जाएगा और अच्छे से बुना जाएगा आपस में, यानी वीविंग के लिए तैयार किया जाएगा बॉबिन्स में डाल के। फिर वीविंग होगी यानी बुनाई होगी। उसके बाद उसका क्या होगा, जब कपड़ा तैयार हो जाएगा तो ब्लीच या डाई उस पर की जाएगी, यानी कलर किया जाएगा जैसा कलर आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप है। एंड क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सीजन इज कॉटन प्लांटेड एंड व्हाट इज द कोर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। कौन से सीजन में कॉटन को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, और इसका कोर्स ऑफ ग्रोथ क्या है। कोर्स ऑफ ग्रोथ यानी विकास का क्रम, ठीक है। तो जो कॉटन का प्लांट होता है उसको स्प्रिंग से पहले पहले उगाया जाता है, या स्प्रिंग ड्यूरिंग अर्ली इन द स्प्रिंग आप कहते हैं, उस टाइम पर उगाया जाता है। कॉटन का प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है, आप पढ़ते हैं। बीज को लगाया जाएगा, बीज बोया जाएगा, फिर पौधा होगा, कुछ समय के बाद वो 3 से आपका 6 फीट की झाड़ियां बन जाती हैं। और फिर आप क्या कहते हैं कि 2 महीने के लगभग बाद क्या होता है, उसमें फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो फ्लावर का कलर चेंज होता है, यानी कि पहले येलो और व्हाइट कलर के होते हैं, बाद में वो पिंक से रेड कलर के हो जाते हैं। और फिर जो पंखुड़ियां होती हैं फूल की, पेटल्स जिन्हें आप कहते हैं, वो झड़ जाते हैं और अपने पीछे हरे छोटे बीज छोड़ जाते हैं। धीरे धीरे वो बीज बड़े होते हैं, उनका साइज एक वॉलनट के साइज का हो जाता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं यानी गोलाकार होते हैं, अखरोट के समान। और फिर धीरे धीरे उन हर एक कलर के जो बीज हैं उनका कलर ब्राउन होने लगता है, अभी वो फटने के लिए तैयार रहते हैं। फिर वो बीज फट जाते हैं और उसके अंदर क्या हो रहा होता है, रेशा तैयार हो रहा होता है बीज के अंदर। तो वहां से रेशा निकलता है और जैसे जैसे उस रेशे पे धूप पड़ती है वो रेशा और कैसा हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। ओके, तो ये पूरा कोर्स ऑफ ग्रोथ है, यानी विकास का क्रम है आपके कॉटन का। इसके अलावा वाई आर जूट प्लांट्स कट एट फ्लावरिंग स्टेज एंड नॉट ऑन कंप्लीट मैच्योरेशन, ठीक है। तो प्लांट है उसको फ्लावरिंग स्टेज पे काटा जा रहा है, यानी जब पुष्पन की अवस्था है तभी काट लिया जा रहा है, पूरा मैच्योर नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पुष्पन की अवस्था तक उसका जो फाइबर होता है, या आप नॉर्मल लैंग्वेज में छाल बोल रहे हैं स्टेम की, वो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, इसलिए उसको जल्दी काट ले हैं। अगर आप पूर्ण परिपक्वता तक उसको ले जाएंगे तो क्या होगा, उससे आपका जो पौधे की छाल है या तने में जो छाल है वो हार्ड हो जाएगी, रेशा हार्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होगा। ओके, jute plant are cut at the time of flowering stage because a good quality of fiber is obtained at this stage. On complete maturation of plant, fibers of its stem becomes very hard. Okay, जूट के पौधों को पुष्पन अवस्था के समय काटा जाता है क्योंकि इस अवस्था में अच्छी गुणवत्ता का रेशा प्राप्त होता है। पौधे के पूर्ण विकसित होने पर इसके तने के रेशे बहुत कठोर हो जाते हैं। ओके, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ जूट, तो जूट के प्रमुख उपयोग क्या क्या हैं। Jute is extensively used for making gunny bags, potato sacks, and carpets, curtains, coarse clothes and ropes, etc. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जो जूट का उपयोग है वो बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, या बहुत सारे यूजेस हैं उसके, जैसे बैग्स बनाए जाते हैं, बोरे जिनको आप कहते हैं, या आलू की बोरियां बनाई जाती हैं, चटाई उससे बनती है, पर्दे बनते हैं, मोटे कपड़े जो होते हैं वो बनते हैं, इसके अलावा रस्सियां बनती है, ठीक है। तो ये सब हमने जूट के बारे में पढ़ा। एंड दीज डेज फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फाइबर, ठीक है, फैब्रिक। तो जूट का जो रेशा है जो फाइन क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, उसका उपयोग जूट का फैब्रिक बनाने में भी किया जाता है। ओके, व्हाट इज रेटिंग, एक्सप्लेन हाउ फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट, ठीक है। रेटिंग क्या है और आपको एक्सप्लेन करना है कि जूट के फाइबर जो प्लांट है वहां से फाइबर कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये पूरी प्रोसेस पढ़ी थी। जूट रेटिंग किसे कहा जाता है, रेटिंग कहा जाता है जब आप उस जूट के स्टेम से उस
फाइबर को अलग कर रहे हैं या छाल को अलग कर रहे हैं, उसी को रेटिंग कहा जाता है। और किस प्रकार से अलग करने की प्रक्रिया वो हमने देखी थी कि प्लांट उगाया गया है, जब वो बड़ा हो गया है फ्लावरिंग स्टेज पे कट कर लेंगे, उसके बाद उस स्टेम को कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए खेत पे छोड़ देंगे ताकि उसकी पत्तियां झड़ जाएं। जब पत्तियां झड़ जाएंगी, उन सारी स्टेम्स के तनों के गट्ठर बनाए जाएंगे, उन गट्ठर को तालाब के रुके हुए पानी में छोड़ दिया जाएगा या किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। और फिर कुछ दिनों बाद जब वो स्टेम, जो आपका तना है, वो छाल रिलीज करना या छोड़ना स्टार्ट करेगी, तो आप वहां से, उस स्टेम से उस फाइबर को सेपरेट कर लेंगे। अभी आपके पास जो छाल जिसे आप कह रहे हैं वो प्राप्त हुई है, उसी से आपको फाइबर निकालना है। तो उसकी सफाई वगैरह होगी, पुल करोगे, जर्क करोगे, इसके बाद आपको फाइबर प्राप्त हो जाएगा। ओके, व्हाट इज स्पिनिंग? कताई क्या है? तो कताई में हमने कहा था कि जब आपने रेशे को बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? उसको काता जाएगा। काटने का मतलब क्या है कि उससे धागे का निर्माण होगा। तो रेशे से धागे के निर्माण की प्रक्रिया को ही स्पिनिंग कहा जाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। नेम टू सिंपल डिवाइसेस यूज फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी कताई के लिए उपयोग में आने वाली दो सिंपल डिवाइस के नाम बताने हैं आपको। एक ताकली या टकली होता है और दूसरा क्या होता है आपका? चरखा होता है। ठीक है, इन दोनों का उपयोग करके रेशे से धागा बनाया जाता है। ओके, नेम द पर्सन हु मेड। आज के सेशन का नया क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु मेड द चरखा पॉपुलर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, यानी स्वतंत्रता का हम आंदोलन पढ़ते हैं पूरा, और उसमें चरखा को सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने बनाया, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आता है, महात्मा गांधी जिन्हें कहते हैं, या एम.के. गांधी भी कहते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरखे को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी था। ठीक है, उन्होंने खादी वस्त्रों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, या उन्होंने बोला कि खादी वस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। और फिर क्या किया गया? खादी वस्त्रों को बनाने के लिए, जब हम काटने की बात कर रहे हैं कि सूत को काट रहे हैं, तो वो किसमें काट रहे थे? चरखे में ही काटा जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ही चरखे को बहुत ज्यादा क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। चलिए जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन, फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ आर नेचुरल फाइबर्स बेटर देन सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, दो प्रकार के रेशों की बात हो रही है, एक प्राकृतिक रेशा, दूसरा संश्लेषित रेशा। ठीक है, प्राकृतिक रेशा क्या कहा जा रहा है? हाउ आर नेचुरल फाइबर्स बेटर देन सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो प्राकृतिक रेशा है वो संश्लेषित रेशे से कैसे बेहतर है। तो प्राकृतिक रेशा आपका क्या होता है? प्रकृति से मिल रहा है। ठीक है, इससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा, यानी कि क्योंकि प्रयोगशालाओं में बनेगा तो किसी न किसी प्रकार का प्रदूषण होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये बहुत अच्छा, मतलब कंफर्टेबल होते हैं। अगर नेचुरल फाइबर की बात करें तो कंफर्ट देते हैं आपको, अगर आप पहनेंगे उनको तो कंफर्टेबल लगता है, और साथ ही इसमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेहतर होते हैं किससे? संश्लेषित रेशे से। द नेचुरल फाइबर्स एब्जॉर्ब स्वेट, पसीनों को सोखते हैं, गिव कूलिंग इफेक्ट, और कैसा कूलिंग इफेक्ट देते हैं? इन्हें शीतलता प्रदान करते हैं, एंड कंफर्ट इन ऑल सीजन। ठीक है, और कैसे होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं सभी सीजन में। प्राकृतिक रेशे पसीने को सोख लेते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं और सभी मौसमों में आराम देते हैं। ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज विविंग? विविंग क्या है? तो विविंग आपका बुनाई का एक प्रकार होता है। जब मैं आपको बुनाई बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि विविंग बुनाई आपकी दो प्रकार से होती है। ठीक है ना, जब हमने क्या किया था? हमने स्पिनिंग में, कताई में हमने धागा बना लिया। कताई में आपका क्या बन चुका है बच्चे? धागा बन चुका है। ठीक है, अब ये जो धागा है, ये सपोज धागा है, इसको क्या किया जाएगा? इससे आपको कपड़ा बनाना है। तो कपड़ा कैसे बनेगा? जब इस धागे की बुनाई होगी। अब धागे की बुनाई होती है दो प्रकार से। ठीक है, बुनाई कितने प्रकार से होगी? दो प्रकार से। एक आपका क्या होता है? विविंग,
और दूसरा होता है निटिंग। ठीक है, विविंग में आप क्या कहते हैं, दो प्रकार के धागे लगते हैं बुनाई में, एक ऊर्ध्वक्रम का धागा और एक क्षैतिज क्रम का धागा। ठीक है, इस प्रकार से कपड़े का निर्माण होता है। जो वस्त्र आपने पहने होंगे, यूनिफॉर्म वगैरह पहनी है आपने, तो उनको ध्यान से देखें तो आपको दो प्रकार के उनमें धागे दिख रहे हैं, एक ऊर्ध्वक्रम का धागा, एक क्षैतिज क्रम का धागा। तो दो धागे जहां लगेंगे, दो धागे लगेंगे, उसको कहा जाता है विविंग। निटिंग, जैसे स्वेटर बनाई जाती है, ठीक है, तो निटिंग में एक ही धागा लगता है। इसमें भी बुनाई होगी, लेकिन इस बुनाई में एक ही प्रकार का धागा लगता है। ओके, यहाँ पर ऊर्ध्व और क्षैतिज क्रम में आपको अलग अलग धागे नहीं दिखाई देते। इस प्रकार से एक ही धागे को बुना जाता है कि उससे कपड़ा बने। ठीक है, तो दो प्रकार की बुनाई हो गई, एक विविंग, दूसरा निटिंग। विविंग में हमने कहा दो धागे लगेंगे, निटिंग में हमने कहा एक धागा लगेगा। ओके, तो प्रश्न क्या है, व्हाट इज विविंग? विविंग क्या है? तो विविंग क्या है बच्चे? विविंग वो प्रकार की बुनाई है जिसमें कि दो सेट लग रहे हैं धागे के। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। ओके, दो प्रकार के धागे या दो सेट लग रहे हैं धागे के together to make a fabric is called weaving. Okay, the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. ठीक है, दो प्रकार के धागों को आपस में बुन करके क्या बनाया जा रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विविंग कहा जाता है। ओके, चलिए, बुनाई यानी कि विविंग को बुनाई ही कहते हैं हिंदी में। बुनाई यानी विविंग क्या है, धागे के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई यानी विविंग कहते हैं। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर आगे चलेंगे। तो विविंग से आपका शर्ट बनती है, जैसे पैंट हो गया, या फिर रेडीमेड जो आपके कपड़े आते हैं वो सारे विविंग से बनाए जाते हैं। वही निटिंग की आप बात करते हो तो निटिंग में जैसे स्वेटर बनता है आपका, या फिर सॉक्स हो गए, या फिर इसके अलावा ग्लव्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे निटिंग से बनते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज निटिंग? अब निटिंग कौन से प्रकार की बुनाई है? तो हमने कहा जिसमें एक ही प्रकार का धागा लग रहा है, उस प्रकार की बुनाई को निटिंग कहा जाता है। जैसे कि घर में जो स्वेटर बनाई जाती है, या फिर सॉक्स बनाए जाते हैं, आपकी कैप बनती है, तो वो सारे निटिंग से बनाई जाती है। ठीक है ना। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए या कपड़ा बनाने के लिए जब एक ही प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है तो उसको निटिंग कहा जाता है। ओके, बुनाई यानी कि निटिंग क्या है? निटिंग में कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए एक धागे का उपयोग किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। इसके द्वारा क्या क्या बनते हैं आपके, स्वेटर बनते हैं, दस्ताने हो गए, ठीक है, ये सारे किससे बनते हैं, निटिंग से बनते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 स्टेजेस इन हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल? ठीक है, जो जितना भी आपको क्लोथिंग मटेरियल यानी कहीं से तो शुरू हुआ होगा कपड़ों का बनना, तो पूरी स्टेजेस यानी कि किन किन चरणों में आप पढ़ते हैं जब आप क्लोथिंग की हिस्ट्री को देखते हैं, यानी कपड़ों के जब इतिहास को देखते हैं तो किस किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो जब मनुष्य को कपड़ों की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने जंगल में पत्ते वगैरह घास का यूज किया। ठीक है, उसके बाद उसको क्या लगा कि अभी धीरे धीरे जब डेवलपमेंट आया, विकास आया, विकास का क्रम एक आपको देखने को मिलता है अगर हम अपना इतिहास देखें उसमें, तो वहां पर जब कपड़ों का सबसे पहले उपयोग किया गया तो वो कहां से किया गया, जितने भी पेड़ पौधे, अब प्रकृति से ही सबसे पहले सारी चीजें ली गई, तो जितने भी पेड़ पौधे थे उन्हीं से देखा गया कि किनसे हमको कपड़ा बना सकते हैं, हम फाइबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में फिर जानवरों का यूज किया गया, और थर्ड स्टेप में फिर क्या किया गया, आपका सिंथेसिस की गई अलग अलग फाइबर्स की। ओके, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स क्लॉथ मेकिंग वाज डेवलप्ड इन 3 स्टेजेस। ओके, 3 चरणों में आपको ये दिखता है। फर्स्ट स्टेप में है, फर्स्ट स्टेज में है, द फर्स्ट स्टेज वाज क्लॉथ फ्रॉम प्लांट फाइबर्स।
such as flax, cotton, nettle and inner bark of the trees. ठीक है, तो सबसे पहले पेड़ों से लिया गया पहले स्टेज में. The second stage began with the use of animal fibers, especially wool and silk. Silk came to various part of the world from China. Okay, तो क्या हो गया सेकंड स्टेज में हम क्या देखते हैं कि अब जानवरों से क्या किया गया, आपके रेशे को प्राप्त किया गया. तो जहां पर आप सिल्क के बारे में भी देखते हैं और सिल्क पूरी वर्ल्ड में चाइना से ही आया ऐसा आप पढ़ते हैं. The third stage in the history of clothing began in the late 19th century with the development of man-made or synthetic fiber like rayon, nylon and polyester. Now man-made fibers combined with other animals or without plant fiber are used for making clothes for improved strength, wearing ability and other qualities. ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में क्या किया गया, आपका मैन मेड फाइबर का विकास हुआ जहां पर कि रेयन पॉलिस्टर जैसे रेशे बने और उसके बाद क्या किया गया, प्राकृतिक रेशों के साथ जंतु रेशो आपका जो भी था जंतु रेशे के साथ मिलाया गया, या फिर हम क्या कहते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर था उसके साथ एनिमल फाइबर को मिलाया गया और फिर एक नए प्रकार का फाइबर बनाया गया. तो इस तरीके से 3 चरणों में आप ये देखते हैं. ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज के सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर देखे चैप्टर 3 के और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है. कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. अपने आने वाले सेशन में हम फिर एक नए चैप्टर और कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे. तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.